स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से जैसे नहीं क्लासेज में स्वागत है। तो हमारा जो भौतिकी यांत्रिकी वाला जो टॉपिक चल रहा था, तो उसमें आज हमारा पार्ट 4 है। तो आज हम इसमें बल, भार, द्रव्यमान, बल के प्रकार आदि के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमारी 3 क्लासेज इसमें हो चुकी है, और इस क्लास को देखने से पहले आप उन क्लासों को देखें ताकि आप सभी को अच्छा समझ में आए। तो आज हम देखते हैं कि बल क्या होता है। बल से पहले हमने गति के 3 नियम होते हैं, उनके बारे में जाना था। तो गति का जो प्रथम नियम था, उसमें जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक था, उसने यह बताया कि बल वह कारक होता है जो किसी यदि स्थिर वस्तु है तो उसको गतिशील अवस्था में लाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको स्थिर अवस्था में लाने की वो कोशिश करेगा। तो और इससे पहले हमने जो गति का जो द्वितीय नियम था, उसमें भी देखा था कि संवेग संरक्षण का जो नियम, उसमें क्या हो रहा था, संवेग का संरक्षण हो रहा था। तो उसमें हमने जो बल का जो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला आता है F बराबर ma, तो उससे हमने देखा था कि तो हम यहाँ पर देखते हैं बल की परिभाषा क्या होती है। बल की परिभाषा को हम उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है उससे देखते हैं। तो बल वह भौतिक राशि है जो m द्रव्यमान की वस्तु को v वेग उत्पन्न करती है। तो हमने जब वहां पर देखा था कि संवेग संरक्षण संतुलित हो रहा था, तो वहां पर हमने द्रव्यमान और त्वरण F बराबर ma, हमारे पास इसका फॉर्मूला आया था। तो उसमें क्या होता है, बल वह राशि होती है जिसमें कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और वह उसके साथ क्या है, त्वरण उत्पन्न करती है। तो F बराबर ma हमारा यहाँ पर बल का फॉर्मूला आया था। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि बल एक प्रकार की हमारे पास सदिश राशि होती है। बल एक दिशा में निश्चित लगता है। तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है जिसमें क्या होता है, हमारे पास दिशा व परिमाण दोनों की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है जिसमें दिशा व परिमाण दोनों उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि बल के अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक होते थे। और इससे पहले हमारा जो भौतिक राशियां थी, उसमें हमने देखा था कि बल का मात्रक हमारे पास अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग लिया जा रहा था। तो बल का जो एसआई मात्रक पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो हमारे पास क्या आता है, न्यूटन, एसआई पद्धति में। इसके बाद हम देखते हैं कि एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या लिया जाता है। तो एमकेएस पद्धति में हम केजी इंटू न्यूटन प्रति सेकंड इसका मात्रक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो हमारे पास F बराबर ma इसका जो फॉर्मूला आया है, उससे m हमारे पास यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम केजी में लेते हैं तथा त्वरण हमारे पास इसका जो मात्रक होता है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड उसका होता है। तो हमारे पास इसका एमकेएस पद्धति में यह मात्रक निकल के आया था। इसके बाद हम इसका सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देखते हैं। तो इसका सीजीएस पद्धति में जो बल का जो मात्रक होता है वो हमारे पास क्या होता है, डाइन होता है। इसके बाद हम एफपीएस पद्धति में देखते हैं, फुट पाउंड सेकंड। तो इसमें जो बल का जो मात्रक लिया जाता है वो पाउंडन लिया जाता है। तो बल के अलग अलग पद्धतियों में इनके अलग अलग मात्रक होते हैं। इसके बाद हमने देखा था गति के प्रथम नियम के अनुसार बल वह कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में, वह गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, और यदि कोई वस्तु पहले से ही स्थिर अवस्था में है तो उसको हम गतिशील अवस्था में ला सकते हैं बल के माध्यम से। अवस्था में परिवर्तन करता है बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में चेंज कर देता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि वेग व त्वरण उत्पन्न करता है। बल भौतिक राशि है जो वेग व त्वरण उत्पन्न करता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि बल की विमा क्या होती है। तो बल की विमा हम इसके सूत्र से निकाल सकते हैं। तो इसके सूत्र से जो इसकी विमा आई है वो m1L1T-2 आई है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि भार क्या होता है। भार भी एक प्रकार का हमारे पास बल होता है। तो यह एक प्रकार का गुरुत्वीय बल होता है, और
इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो भार होता है वो हमारे पास एक प्रकार की सदिश राशि होती है। यदि हम किसी भी वस्तु को लटकाते हैं तो उसका जो भार है वो नीचे की तरफ ही दिखाई देता है, तो वह एक प्रकार की क्या हो गई, हमारे पास सदिश राशि हो गई। उसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो जो भार होता है वो एक प्रकार का बल ही होता है, और जो कैसा बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण की तरह पृथ्वी की ओर यह आकर्षित करता है। यह जी पर निर्भर करता है, भार है यह गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। जब इसको नीचे की तरफ लटकाते हैं तो ये पृथ्वी के जो गुरुत्वीय केंद्र है, गुरुत्वीय त्वरण को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। इसी कारण यह हमेशा जो भार है वो नीचे की ओर लगता है। भार का जो हमारे पास जो मात्रक होता है वो हमारे पास न्यूटन होता है, क्योंकि भार हमारे पास एक प्रकार का बल होता है और बल का मात्रक हमारे पास क्या आता है, न्यूटन आता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो भार की जो बीमा होती है वो हमारे पास बल के समान ही होती है, क्योंकि भार एक प्रकार का बल ही है और बल की जो मात्रक और बीमा है आदि वो भार की भी सेम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट द्रव्यमान व भार के मध्य अंतर। इससे पहले हमने भार के बारे में देख लिया था, तो हम इसमें सिर्फ द्रव्यमान के बारे में देखते हैं। तो द्रव्यमान द्रव की मात्रा होती है। यदि कोई भी पदार्थ है हमारे पास तो उसका जो वेट है वो हमारे पास उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान एक प्रकार की क्या होती है, हमारे पास अदिश राशि होती है, जबकि जो भार है वो हमारे पास कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो द्रव्यमान हमारे पास एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि होती है। इन दोनों में अंतर यही है। और जबकि जो भार है वो जी पर निर्भर करता है, जबकि जो द्रव्यमान है यह गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भार है हमारे पास यह भी परिवर्तनशील होता रहता है, जबकि जो द्रव्यमान है यह भी हमारे पास क्या होता है, परिवर्तनशील होता रहता है। यदि जैसे हम देखते हैं कि हमने जैसे कोई लोहे की वस्तु रखी तो कुछ समय बाद जैसे ही उसमें जंग लगना शुरू होगा तो उसके भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे हमने कोई एक मिट्टी का कण रखा तो वह कुछ समय बाद उसके जो भार है उसमें कमी होने लग जाती है, उसके द्रव्यमान में भी कमी होने लग जाती है। तो यह जो द्रव्यमान व भार है यह दोनों ही क्या है, परिवर्तनशील होते रहते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव्यमान में जो इसका मात्रक होता है उसको हम केजी में लेते हैं। यदि किसी भी पदार्थ की हम मात्रा ले रहे हैं तो उसको मोल या केजी आदि में उसको मापेंगे या ग्राम में उसको मापेंगे। तो जो हमारे पास जो द्रव्यमान का जो मात्रक लिया जाता है एमकेएस पद्धति में वो किलोग्राम लिया जाता है। तो इसका जो मात्रक है हमारे पास द्रव्यमान का वो केजी है। और इसकी जो हमारे पास बीमा है वो हमारे पास m1 है, क्योंकि इसमें हम द्रव्यमान ले रहे हैं, इसमें कोई दूरी समय आदि की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जो द्रव्यमान है इसमें अदिश राशि है, इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि हमारे पास जो भार है, भार एक प्रकार की सदिश राशि होती है और भार का जो मात्रक होता है वो हमारे पास न्यूटन होता है, जबकि जो द्रव्यमान का जो हमारे पास में मात्रक होता है वो हमारे पास केजी होता है। और इनकी बीमा में भी चेंज होता है, क्योंकि जो भार की जो बीमा होती है वो हमारे बल की जो बीमा होती है उसके समान ही होती है, जबकि द्रव्यमान की जो हमारे पास बीमा आती है वो हमारे पास m1 आती है। तो इन सभी में दोनों में क्या होता है, चेंज होता है। इसके बाद हम भार व गुरुत्वीय बल में कुछ रिलेशन होता है उसको हम देखते हैं। तो भार बराबर हमारे पास क्या होता है, गुरुत्वीय बल होता है। हमने यहाँ पर भी देख लिया था कि भार यह एक गुरुत्वीय बल होता है। तो भार गुरुत्वीय बल के समान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमें पृथ्वी का भार निकालना है तो, और यदि हमें चांद का भार निकालना है, मंगल का भार निकालना है तो हम उनको कैसे निकालें।
तो यहाँ पर हमें पृथ्वी का भार निकालना है, तो पृथ्वी का भार निकालेंगे। तो हमारे पास यदि पृथ्वी का हमें द्रव्यमान दिया हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, तो यदि हम उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास पृथ्वी का भार आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि चांद का हमें भार ज्ञात करना है तो वो हम कैसे ज्ञात करें। तो W चांद बराबर M, यदि हमें द्रव्यमान दिया हुआ है और पृथ्वी का यदि हमें गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, तो यदि हमें उसको मल्टीपल करके 6 से यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास चांद का भार निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमें मंगल ग्रह का भार ज्ञात करना है तो वो हम कैसे ज्ञात करें। तो यदि मंगल ग्रह का या पृथ्वी का हमें भार दिया हुआ है और हमें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, यदि हम इन दोनों को मल्टीपल करके यदि 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मंगल ग्रह का भार आ जाएगा। तो सिर्फ पृथ्वी का निकालना है तो हमें द्रव्यमान और जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उनको मल्टीपल कर देना है, और यदि हमें चांद का भार निकालना है तो जो पृथ्वी का जो भार आया है उसको हमें 6 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो चांद का भार है वो निकल के आ जाएगा। और यदि हमें मंगल ग्रह का निकालना है तो जो पृथ्वी का जो भार आया है उसको यदि हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, मंगल ग्रह का भार आ जाएगा। इसके बाद हम इसी में ही देखते हैं अगला नेक्स्ट पार्ट, जो बल आघूर्ण, जिसे हम बल आघूर्ण भी कहते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब किसी वस्तु पर 2 समान बल विपरीत दिशा में लगे तो उस वस्तु पर लगने वाली भौतिक राशि को बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल आघूर्ण, जैसे हमने कोई भी क्षेत्र लिया और उस पर क्या लगा रहे हैं, हम 2 समान बल लगा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, क्रियाशील है। तो उस वस्तु पर लगने वाली भौतिक राशि बल आघूर्ण कहलाती है। बल आघूर्ण को हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं, और जो बल आघूर्ण है वो हमारे पास एक प्रकार की कैसी होती है, सदिश राशि होती है। इसमें हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो बल आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। तो इसमें क्या लेते हैं हम, जैसे कोई हमारे पास लंबवत दूरी है और इधर की तरफ हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास ये बल आघूर्ण हो गया। क्योंकि यह तो हम इस सतह पर बल लगा रहे हैं तो एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर लंबवत हो गए। तो इसमें क्या लेनी है, हमें लंबवत दूरी लेनी है। तो बराबर हम इसको एफ आर से भी प्रदर्शित करते हैं। और यदि हमारे पास यहाँ पर यदि हमें क्रॉस गुणनफल दिया हुआ है, तो यदि हम इसको क्रॉस गुणनफल को जो घटाते हैं तो साइन थीटा यहाँ पर हम लेते हैं। तो यहाँ पर टॉ बराबर एफ आर साइन थीटा हमारे पास मान निकल के आ गया है। यदि हमें यहाँ पर जैसे हमें थीटा का मान दिया हुआ है तो हम यहाँ से टॉ का मान निकाल सकते हैं। बल आघूर्ण एक प्रकार की हमारे पास क्या होती है, एक प्रकार की हमारे पास यह सदिश राशि होती है। इसमें भी दिशा व परिमाण दोनों की हमें आवश्यकता होती है। बल आघूर्ण का जो हमारे पास जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, क्योंकि हमारे पास जो बल लिया जाता है बल का हमारे पास ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। तथा जब भी हम दूरी लेते हैं तो दूरी को हम मीटर में लेते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक हो चुका है। यदि हमें टॉ मैक्सिमम लेना है और टॉ मिनिमम लेना है तो वो हमारे पास कैसे आएगा। तो यदि हमारे पास थीटा का मान यहाँ से देखते हैं कि यदि हमारे पास थीटा का मान हमें 90 डिग्री दिया हुआ है तो टॉ बराबर एफ आर साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है। और थीटा का मान जब हम यहाँ पर 90 रख देते हैं तो जो साइन 90 है वो हमें 1 वैल्यू देता है। तो साइन 90 1 रखेंगे तो हमारे पास टॉ बराबर एफ आर आ जाएगा, जो हमारे पास क्या हो गया,
मैक्सिमम बल आगुण हो चुका है। जब यदि F व R दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर उपस्थित होंगे तो हमें टॉ का मान अधिकतम प्राप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमें थीटा का मान 0 डिग्री दिया हुआ है और 0 डिग्री हमें कब प्राप्त होगा, जब यदि F और R दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हमें थीटा का मान कितना प्राप्त होगा, 0 डिग्री हमें प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे पास जो बल आघूर्ण का जो मान है वो हमें क्या 0 प्राप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन 0 डिग्री होता है वो हमें 0 वैल्यू देता है, जबकि जो साइन 90 होता है वो हमारे पास 1 वैल्यू देता है। तो यहाँ पर टॉ मिनिमम हमें 0 प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हम इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं इसी से बल आघूर्ण से रिलेटेड। तो यहाँ से हमारे पास टॉ बराबर एफ आर है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इससे हम यदि एफ का मान निकाले तो टॉ अपॉन आर हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि स्क्रू को खोलने के लिए पेचकस के हत्थे लंबे बनाए जाते हैं। यदि हम पेचकस के हत्थे जब लंबे बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास उसकी दूरी हमें क्या प्राप्त होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। और जब दूरी हमें अधिकतम प्राप्त होगी तो हमारे पास जो बल का मान है जो हमारे पास क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। तो जब हमारे पास दूरी पेचकस की जो हत्थे है उसकी दूरी हम अधिक ले रहे हैं तो बल हमें क्या प्राप्त होगा, बहुत कम लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हेडपंप के हत्थे बड़े तथा लंबे बनाए जाते हैं। यदि हमारे पास जब हेडपंप के हत्थे की जब दूरी अधिक है तो उस स्थिति में क्या होगा, बल अधिक मात्रा में क्या होगा हमारे पास लगेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि दरवाजे की कुंडी तथा कुब्जे के बीच अधिक दूरी रखी जाती है। और अधिक दूरी रखने का कारण क्या है, हमारे पास यदि हम दूरी का मान अधिक रखेंगे तो बल हमारे पास क्या होगा, अधिक लगाना पड़ेगा। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसी से ये रिलेटेड है। इसमें ही पहले हमने इसमें भार, द्रव्यमान और जो बल आघूर्ण है इसके बारे में देख लिया था। तो आज हम दोबारा से इसमें जब देखते हैं तो इसके बल के प्रकार देखते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हम एक बल बोलेंगे तो उसको हम पहले एक बल को समझा देंगे और जैसे जैसे अगले बल आएंगे उनको हम समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला है हमारे पास गुरुत्वीय बल। यह गुरुत्वीय जो बल होता है वह हमारे पास दो वस्तुओं का जो द्रव्यमान है उनके मध्य है लगता है, बेशर्त उनमें क्या होना चाहिए, दोनों वस्तुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। तो जो हमारे पास जो गुरुत्वीय बल लगता है, यह दो वस्तुओं को यदि हम r दूरी पर रख रहे हैं तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो इनके मध्य क्या लगेगा, गुरुत्वीय बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण यह केंद्र की ओर यह लगेगा। तो जो हमारे पास जो गुरुत्वीय बल होता है यह माध्यम पर यह निर्भर करता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि दो द्रव्यमान यदि इनके मध्य बल लगेगा तो वो क्या होगा, m1 m2 के समानुपाती होगा। यदि ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि यदि हमारे पास m1 व m2 का मान अलग अलग जैसे 10 kg व 20 kg दिया हुआ है, यदि हम इनका जो द्रव्यमान है वो बढ़ाते जाएंगे तो इनके जो गुरुत्वीय जो बल है उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इनके गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुरुत्वीय बल का मान क्या होगा, वृद्धि होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी को हम बढ़ाते हैं तो जो हमारे पास जो गुरुत्वीय बल है इनके जो मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि हम इन दोनों के मध्य की दूरी बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो गुरुत्वीय बल है इनका मान क्या होता जाएगा, घटता हुआ जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास जो गुरुत्वीय बल लगता है वो दोनों जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि जो गुरुत्वीय बल है यह जो दोनों द्रव्यमानों के मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम सेपरेट करके Fg समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये m1 mg के समानुपाती हो गया है तथा r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो चुका है।
जब भी हम यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम एक मैथमेटिकल वैल्यू लेते हैं या नियतांक लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इस समानुपाती का नियतांक हटाकर चिन्ह हटाकर हमने एक समानुपाती नियतांक रख दिया है, और इस समानुपाती नियतांक जिसे जी से प्रदर्शित कर रहे हैं इसको हम गुरुत्वीय नियतांक भी कहते हैं, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे पास इसका जो मान होता है, मैथमेटिकल वैल्यू होती है, वो हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर होती है। यहाँ से हम गुरुत्वीय नियतांक का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास जी यहाँ पर रखेंगे तो इसको हम इधर की ओर भेजेंगे और m1 m2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जी की जो मात्रक जो निकल के आया वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर आया है। इसी प्रकार हम इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो गुरुत्वीय नियतांक की जो बीमा आई है वो m इनवर्स L3T इनवर्स 2 आइए है। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास बहुत बार जी का मान पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर होती है। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो अगला बल है वो विद्युत बल या कूलाम बल, इसे कूलाम का नियम भी कहते हैं। जो यह कूलाम बल है इसमें कूलाम का नियम ये कूलाम नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे कूलाम बल FCB कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो कूलाम बल या विद्युत बल होता है यह दो आवेशित कणों के मध्य लगता है। यदि हमने दो आवेश जैसे Q1 Q2 दो आवेश लिए हुए हैं और उनको हमने r दूरी पर रखा हुआ है तो उनके मध्य जो बल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगता है उसे हम कूलाम बल कहते हैं। यदि हमने दोनों आवेशों को यदि समान प्रकृति का लिया है तो वो समान प्रकृति के होंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे के विपरीत वह उनमें बल लगेगा। यदि हमने असमान प्रकृति के आवेश लिए हुए हैं, जैसे धनावेश आवेश है और ये दूसरा है ऋणावेश आवेश, तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो कूलाम बल है यह आवेशित अथवा आवेशित वस्तुओं के मध्य विद्युतीय बल पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने गुरुत्वीय बल में तो क्या लिया है, दो द्रव्यमान m1 व m2 के बाहर के हमने कण लिए हैं और उनको r दूरी पर रखा है, जबकि जो विद्युत बल है इसमें हमने कूलाम बल जिसे भी कहते हैं तो इसमें क्या लिया है, हमने Q1 व Q2 दो आवेश लिए हुए हैं और उनको क्या रखा, r दूरी पर रखा हुआ है। तो इनके मध्य जो यहाँ पर ये बल लगेगा वो Q1 व Q2 के तो क्या होगा, हमारे पास यह समानुपाती होगा, और जो इनके मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के यह व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यदि हम यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह नियतांक हटाएंगे चिन्ह, तो हम एक मैथमेटिकल वैल्यू या नियतांक रखेंगे तो F बराबर के Q1 अपन Q2 और उसका इसका मान निकल के आएगा। हमारे पास यहाँ पर जो कूलाम नियतांक होता है इसका मान 9 × 10⁹ होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारी आने वाली जानकारी को आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो।